नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। 5वें चरण के चुनाव के लिए प्रचार थमा। 7 राज्यों की 51 सीटों पर 6 मई को मतदान। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, जयंत सिन्हा, राज्यवर्धन राठौर, अर्जुन राम मेघवाल, दिनेश त्रिवेदी और सुबोध कांत सहाय समेत कई दिग्गज मैदान में। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और महबूबा मुफ्ती समेत और भी कई दिग्गज आजमाएंगे किस्मत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, बस्ती और बिहार में चुनावी रैली। बस्ती रैली में पीएम ने कहा, आज दुनिया भर में सुनी जा रही है भारत की बात। प्रतापगढ़ में एसपी बीएसपी गठबंधन पर साधा निशाना। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का अमेठी में रोड शो। राहुल गांधी और प्रियंका ने भी झोंकी ताकत। पांचवें चरण के मतदान से पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, न्याय योजना का लक्ष्य गरीबों के खाते में सीधे पैसा भेजना और अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाना। राफेल और रोजगार से लेकर चुनाव आयोग के कामकाज पर की बात। बीजेपी का पलटवार। कहा, हार की डर से हताशा में कांग्रेस। राफेल मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा किया दायर। कहा, गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक करने से देश की सुरक्षा को खतरा। सौदे में पीएमओ द्वारा निगरानी रखे जाने को दखलंदाजी मानने से इनकार। और पश्चिम बंगाल के बाद कमजोर होकर बांग्लादेश पहुंचा चक्रवाती तूफान फौनी। ओडिशा में 12 लोगों की मौत। राहत कार्य के साथ संचार, बुनियादी सेवा और सड़क संपर्क बहाल करने की कोशिश। भुवनेश्वर और कोलकाता एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही बहाल। तूफान से निपटने की संयुक्त राष्ट्र ने की भारत की तारीफ। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आधे चुनाव के बाद ये तय हो चुका है कि मोदी जी चुनाव हार रहे हैं। उन्होंने रोजगार और भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बताते हुए पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा। 4 चरण के लोकसभा चुनाव की वोटिंग के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रोजगार, किसान और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार पूरी तरह से विफल रही है। बीजेपी क्या कर रही है रोजगार के बारे में? मैंने आपको लिस्ट दी कि युवाओं से हमने बात करके उनसे पूछा, उन्होंने हमें बताया 3 साल बिना परमिशन दीजिए। किसान का बजट, नया कानून जिससे किसान कर्ज लेने के लिए जेल में नहीं जाएगा। फंडामेंटल चीजें, इसमें स्ट्रेटजी है। और सब लोगों ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत जबरदस्त मैनिफेस्टो बनाया। क्यों बनाया है? क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी की आवाज नहीं है, ये हिंदुस्तान के युवाओं की, किसानों की, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की, माताओं बहनों की आवाज है। इसीलिए इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये बहुत इफेक्टिव डॉक्यूमेंट है, और ये इफेक्टिव डॉक्यूमेंट है और ये हमारा वायदा है। राज्यसभा टीवी के एडिटर इन चीफ राहुल महाजन ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से यूपीए सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार पर सवाल पूछा तो उन्होंने कुछ यूं जवाब दिया। आप करप्शन की बात कर रहे हैं। अगर हम पिछला रिकॉर्ड देखें, स्कैम, कॉमनवेल्थ, फुल स्कैम, कांग्रेस का रिकॉर्ड ज्यादा बुरा लगता है जब आप बात करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। मेन इशू आप मुझे प्लीज राफेल का जो कॉन्ट्रैक्ट है, आप मुझे प्लीज वो समझा दीजिए। पहली बार डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स ने फाइल पे लिखा है, पीएमओ इज डायरेक्टली नेगोशिएटिंग, पैरेलल नेगोशिएशन विथ फ्रांस। क्या मतलब है इसका? व्हाई इज पीएमओ पैरेलली नेगोशिएटिंग?
It has to be a money transaction. Why has Anil Ambani got 1,000 crore tax rebate in France? Why has the French government given him 1,000 crore rebate? Sir, we'll take second question. मेरा आपका रिस्पॉन्स है कि as far as I am concerned, there is going to be zero tolerance on corruption. Zero. राहुल गांधी ने न्याय योजना के बारे में बताते हुए कहा कि जैसे ही लोगों के पास पैसा आएगा वो खरीदारी करेंगे, इससे अर्थव्यवस्था सुधरेगी। अब जबकि 5वें चरण में अमेठी और रायबरेली में चुनाव होना है, ऐसे में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस अहम मानी जा रही है। एक तरफ जहां 4 चरणों की चुनाव का दौर पूरा हो चुका है, वहीं कांग्रेस अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रही है। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी जीत का दावा किया। उन्होंने बताया कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कैमरामैन प्रशांता के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता जेवीएल नरसिम्हा ने कहा कि कौन चुनाव हार गए हैं और कौन भाग गए हैं, ये देश को पता है। बौखलाहट, कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट साफ नजर आ रही है और पूरे देश में कांग्रेस हार रही है। बट लेकिन पहली बार जो अमेठी रायबरेली को ये अपने किला मान रहे थे, वो आखिरी किला भी टूटने का समय आ गया है। इसी बौखलाहट के कारण जो प्रेस वार्ता में राहुल गांधी ने जो बयान दिए हैं, उस प्रेस वार्ता से साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी का मनोबल पूरी तरह खत्म हो चुका है। उधर बीजेपी नेता जेटली ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर बैकऑप्स कंपनी को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। अरुण जेटली इस कंपनी में राहुल गांधी की भागीदारी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कंपनी लाइजनिंग का काम करती है, जिसका काम पैसे लेकर काम कराना है। इस कंपनी के कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। 28 मई 2002 को भारत में एक कंपनी बनती है, बैकऑप्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ये बहुत इनोसेंट कंपनी है। श्री राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी उसके डायरेक्टर्स हैं। उसके कुछ समय बाद 21 अगस्त 2003 में एक ब्रिटेन में इसी नाम से कंपनी बनती है। और स्वाभाविक है कि केवल फैसिलिटेटर कंपनी है, जिसको सरल भाषा में कहा जाए लाइजनिंग करने वाली। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया और प्रचार के अंतिम चरण में सभी पार्टियों ने अपने अपने दिग्गजों के साथ प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। इस दौर में 7 राज्यों के 51 लोकसभा सीटों पर 6 मई को मतदान होना है। 5वें चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीटें, राजस्थान की 12 सीटें, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, झारखंड में 4 सीट और जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर मतदान होगा। तो 5वें चरण में जिन प्रमुख उम्मीदवारों पर सबकी नजरें होंगी, उनमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी की नेता स्मृति ईरानी, जयंत सिन्हा, राज्यवर्धन राठौर, अर्जुन राम मेघवाल के अलावा दिनेश त्रिवेदी और सुबोध कांत सहाय समेत कई दिग्गज शामिल हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और महबूबा मुफ्ती भी इस दौर में चुनाव मैदान में हैं। तो लोकसभा चुनाव के 6ठे और 7वें चरण के लिए भी प्रचार तेज हो गया है। सभी पार्टियों के दिग्गज चुनाव प्रचार में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, बस्ती के अलावा बिहार के वाल्मीकि नगर में जनसभा को संबोधित किया। बस्ती में चुनावी रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया भर में भारत की बात सुनी जा रही है। आज भारत के कहने पर भारत के गुनहगारों को दुनिया भर में कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। भारत के कहने पर
आज हमारे गुनहगारों को भारत को सौंपा जा रहा है। आतंकवाद से लेकर काले धन पर आज भारत की बात पूरी गंभीरता से सुनी जाती है। प्रधानमंत्री ने बिहार के वाल्मीकि नगर में भी जनसभा को संबोधित किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये पहला चुनाव है जिसमें कांग्रेस कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है, क्योंकि उसके सामने विश्वसनीयता का संकट है। ये पहला चुनाव है जब कांग्रेस इतिहास में कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। भाई और बहनों, कांग्रेस और उसके साथियों की ये स्थिति क्यों हुई है, इसका सीधा जवाब है विश्वसनीयता का संकट। वंश और विरासत से आपको एक कंपनी की कमान तो मिल सकती है, लेकिन चलाने के लिए विजन कहां से लाओगे? कांग्रेस हो, आरजेडी हो, इनके पास सिर्फ नाम और दाम का ही विजन है। और इससे पहले प्रतापगढ़ की रैली में प्रधानमंत्री के निशाने पर समाजवादी पार्टी बीएसपी गठबंधन रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब ये साफ हो चुका है कि समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के बहाने मायावती का तो फायदा उठा लिया, लेकिन अब बहन जी को समझ आ गया है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बहुत बड़ा खेल खेला है। दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज कांग्रेस के गढ़ अमेठी में रोड शो किया। इस दौरान काफी संख्या में लोगों ने रोड शो में हिस्सा लिया। अमेठी से बीजेपी के टिकट पर स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही हैं। रोड शो में अमित शाह के साथ स्मृति ईरानी मौजूद थीं। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि गांधी परिवार का प्रतिनिधि होने के बाद भी अमेठी में विकास कार्य नहीं हुए। देखिए, अमेठी पहली बार महसूस कर रही है कि यहाँ पर भी विकास हो सकता है। इतने सालों तक गांधी परिवार को प्रतिनिधि बनाने के बावजूद भी कई गांव ऐसे थे जहाँ पर बिजली भी नहीं पहुंची। मोदी जी के आने के बाद यहाँ बिजली पहुंची है। सबके मन में एक आशा जगी है। ये जो प्रचंड जनसमूह आप देख रहे हैं वो बताता है कि नरेंद्र मोदी में अमेठी के लोगों की आस्था है और इस बार अमेठी में भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश के रीवा में कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। आपने नरेंद्र मोदी की सरकार बनाई, उनको प्रधानमंत्री बनाया। नरेंद्र मोदी ने 2014 से 2019 के 5 साल के अंदर 5,35,921 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश को देने का काम किया। 4 गुना पैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी आज अमेठी में नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जो वादे 2014 में किए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए। लेकिन यह बात कभी नहीं करेंगे कि 5 सालों में क्या करके दिखाया आपको। जो वचन दिए थे आपको उनका क्या हुआ? कहां गए वो 15 लाख और 2 करोड़ रोजगार और जो किसान की जो आमदनी बढ़ी जा रही थी? आज जिस तरह ट्रस्ट किसान है उस तरह मेरे ख्याल से पिछले कितने दशकों में नहीं हुआ है। जो हालत आपकी बनाई है इन्होंने, तो अब ये सब बदलेगा कौन? तो 5वें चरण में राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों पर 6 मई को मतदान होगा और लगभग 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता
मतदाता 134 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। सुचारू रूप से मतदान के लिए 23,783 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिन लोकसभा सीटों पर मतदान होना है उनमें गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर शामिल हैं। और आइए सीधा रुख करते हैं जयपुर का। मेरी सहयोगी कृति मिश्रा वहां मौजूद हैं। कृति, जिन सीटों पर वोटिंग होनी है, प्रचार आज थम गए, कितनी ताकत झोंकी है बीजेपी कांग्रेस ने, और साथ ही किस तरह की फाइट आप देख रही हैं, कैसा मुकाबला है? जी हाँ अभिलाषा, देखिए अगर 2014 के लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो कम्प्लीटली क्लीन स्वीप थी बीजेपी की यहाँ पर, और बीजेपी ने 25 में से 25 सीट जीती थी। वहीं अगर इस फेज की, जहाँ पर 6 मई पर चुनाव होना है, उसकी बात करें तो 12 में से 12 बीजेपी के पास थी, लेकिन इस बार बीजेपी 12 सीटों पे नहीं 11 सीटों पर लड़ रही है, और एक सीट जो है नागौर की वो उसने अपने अलायंस पार्टनर आरएलटीपी के लिए छोड़ दी है। काफी मेहनत की है बीजेपी ने अपना जो परफॉर्मेंस है उसको रिपीट करने के लिए, और बीजेपी को पूरी आशा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो करिश्मा है, जिस तरह से सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है, उनका पूरा फायदा उनको चुनाव में मिलेगा। और साथ ही बीजेपी का साफ ये कहना है कि जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हैं वो असेंबली इलेक्शंस से अलग होते हैं, क्योंकि वहां के जो मुद्दे हैं वो लोकल ना होकर नेशनल मुद्दे होते हैं। वहीं कांग्रेस को भी पूरा भरोसा है, क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुआ अभी यहां पर असेंबली इलेक्शन में, उसके बाद कांग्रेस को भरोसा है कि उसका जो परफॉर्मेंस है वो काफी इंप्रूव करेगा और कई सीटों पर वो बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी। अब जो फैसला है इन 12 सीटों पर, वो जो 2.3 करोड़ मतदाता हैं उनके हाथ में है, जो 6 मई को अपने मत अधिकार का प्रयोग करेंगे। अभिलाषा, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कृति आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। तो जैसा कि कृति कह रही थी कि कांग्रेस को उम्मीद है कि कुछ दिन पहले जिस तरह से विधानसभा चुनाव में जीत हासिल हुई, सरकार बनी कांग्रेस की राजस्थान में, वही करिश्मा देखने को मिलेगा लोकसभा चुनाव में। लेकिन बीजेपी का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राजस्थान की जनता एक बार फिर बीजेपी को बहुमत देगी। और अब बात करते हैं फौनी की। जी हां, ओडिशा में तबाही मचाने के बाद चक्रवाती तूफान फौनी कमजोर होकर अब बांग्लादेश पहुंच गया है। बांग्लादेश में अब तक 14 लोगों की मौत हुई है। तेज हवाओं के साथ तटीय इलाकों में भारी बारिश जारी है। वहीं पश्चिम बंगाल में तूफान के चलते तेज हवाएं और भारी बारिश हुई है। राजधानी के कई हिस्सों में जल जमाव हुआ है। शहर के निचले इलाकों में खास तौर पर पानी भर गया है, जिससे लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि पुख्ता तैयारियों के कारण तूफान से राज्य में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। जानकारी मिली है, सिर्फ अभी जो कोई ऐसा मेजर डैमेज नहीं हुआ है, सिर्फ कुछ जगह पेड़ गिरे हैं तो उसको हम सुबह से ही क्लियर करने में लगे हैं, और जगह भी हमारी टीम काम कर रही है। कुछ छोटे मोटे घरों को जो कच्चे मकान है उन्हें नुकसान हुआ है, बाकी कोई ऐसा मेजर डैमेज नहीं हुआ है। और आइए सीधा रुख कर लेते हैं हम पश्चिम बंगाल का। वहां पंचानन मिश्रा हमारे सहयोगी मौजूद हैं। पंचानन, चुनाव का वक्त और दूसरे में फौनी तूफान को लेकर तमाम तरह की दिक्कतें भी, साथ ही प्रशासन की ओर से तैयारियां भी, किस तरह से देखें हम पूरे हालात को पश्चिम बंगाल में? देखिए, फौनी तूफान जिस तरह से उसने यहाँ उड़ीसा में तबाही मचाई थी, पश्चिम बंगाल आते आते उसकी तीव्रता कम हो गई। और पश्चिम बंगाल में यही वजह है तीव्रता कम होने की कि सिर्फ बारिश हुई, तेज हवाएं चली, कुछ इधर पेड़ उखड़े और कुछ निचले इलाकों में जो तटीय इलाके थे वहां पर कुछ पानी भरा, जो गंगा के किनारे के, यहाँ पर हुगली नदी के किनारे के इलाके थे। लेकिन उसके अलावा कोई ऐसा कि बड़ी कोई घटना हुई नहीं है और कोई नुकसान भी ऐसा खास देखा नहीं गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जान माल की कोई नुकसान होने की खबर नहीं है। उसका एक बड़ा क्रेडिट निश्चित तौर पर मौसम विभाग की जो सटीक भविष्यवाणी है उसको देना होगा। और तैयारियां यहाँ पर अभूतपूर्व तरीके से केंद्र से लेकर राज्य के स्तर पर एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन उसने की थी, जिसकी वजह से इसको जो नुकसान था उसको बिल्कुल मिनिमाइज किया जा सका। और एक पश्चिम बंगाल में आपको पता ही है कि 6 तारीख को यहाँ पर मतदान होना है, यहाँ पर 5वें चरण का। और इसके लिए जो एक काम था, जो
प्रचार का, उस पर भी कहीं न कहीं बाधा पड़ी है। प्रधानमंत्री की 5 तारीख को रैली होने वाली थी, वो कैंसिल हुई। अमित शाह जी की रैली थी जो बगल के राज्य झारखंड में थी। इस तरह ममता मुख्यमंत्री यहाँ बंगाल की ममता बनर्जी, उनका जो प्रचार कार्यक्रम था वो रद्द किया गया और सभी का जो जोर था वो सिर्फ और सिर्फ राहत और बचाव के काम पर था। हालांकि फोनी तूफान अब निकल चुका है। अब तैयारियां ये हो रही है कि किस तरह से जो चुनाव की जो टीमें हैं वो पहुंची। हमने देखा कई जगह की सुरक्षा बल भी पहुंच चुके हैं। चुनाव की टीमों को कल रवाना कर दिया जाएगा और 7 लोकसभा सीटें हैं जहां पर की वोट है वो कोई खास बचा नहीं है। जो थोड़े बहुत काम थे, चाहे वो पेड़ों के गिरने को निकालना। बिल्कुल पंचानन, यानी अब चुनाव की ओर ध्यान है जैसा कि आप बता रहे हैं, और राहत की बात यह है कि ज्यादा दिक्कतें नहीं आई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी हमें देने के लिए। तो भारी बारिश और 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली प्रचंड हवाओं के साथ चक्रवाती तूफान फोनी ने ओडिशा में भारी तबाही मचाई। अब तक 12 लोगों के मारे जाने की खबर है। चक्रवात से पहले करीब 10,000 गांवों और 52 शहरी इलाकों से करीब 11 लाख लोगों को हटा लिया गया था। भारी बारिश और प्रचंड हवाओं के साथ तूफान फोनी ने शुक्रवार को ओडिशा में तबाही जरूर मचाई, लेकिन सरकार और प्रशासन की सतर्कता और तैयारी ने काफी हद तक नुकसान होने से बचाया है। समय से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, नौसेना सहित सभी एजेंसियों की मुस्तैदी का फायदा मिला। एनडीआरएफ, नौसेना और कोस्ट गार्ड के जवान पीड़ित इलाकों में राहत कार्य में अभी भी जुटे हुए हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने स्थिति की समीक्षा की है और कहा है कि बिजली आपूर्ति का बुनियादी ढांचा पूरी तरह से तबाह हो गया है। बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए सैकड़ों इंजीनियर और टेक्नीशियंस युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। संचार, पेय जल सेवा और सड़क संपर्क बहाल करने के लिए ओडिशा में काम जारी है। We are in the process of restoring critical infrastructure. This is the transformation that Odisha has made, and I thank the 4.5 crore people who have made this possible. I would like to thank from the bottom of my heart all the volunteers, PRI members, officials and staff who have worked tirelessly and selflessly to get around 1.2 million people to safety. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य में स्थिति का जायजा लेने के लिए 6 मई को ओडिशा जाएंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से बात की और चक्रवाती तूफान फोनी के कारण मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। साथ ही चक्रवात के मद्देनजर केंद्र सरकार से निरंतर समर्थन का आश्वासन भी दिया। इधर राफेल सौदे पर पुनर्विचार याचिकाओं के संदर्भ में केंद्र सरकार ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दाखिल कर दिया है। इसमें दावा किया गया है कि चुराए गए दस्तावेजों के आधार पर 14 दिसंबर 2018 के अदालत के आदेश पर पुनर्विचार नहीं किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय पीठ सोमवार 6 मई को इस मामले पर सुनवाई कर सकती है। सरकार ने राफेल सौदे में कांग्रेस समेत विभिन्न पक्षों की ओर से दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं को लेकर नया हलफनामा दाखिल किया है। 14 दिसंबर को 2018 को दिए अपने आदेश में अदालत ने 36 लड़ाकू विमानों की खरीद को सही पाते हुए बरकरार रखा था। अदालत ने कहा था कि मीडिया रिपोर्ट्स और फाइलों की आंतरिक नोटिंग के हिस्से को जानबूझकर सिलेक्टिव तरीके से पेश करना समीक्षा का आधार नहीं बन सकता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि जनप्रतिनिधियों को लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए। संसद और राज्य विधानसभाओं की गरिमा बनाए रखना जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने ये बातें आज दिल्ली में ग्रामीण प्रजावाणी सुनकरा सत्यनारायण शासन मंडली प्रसंगालु किताब के विमोचन के मौके पर कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सदन में सांसदों और विधायकों को गतिरोध की बजाय चर्चा का स्तर बढ़ाना चाहिए। वहीं मीडिया को भी रचनात्मक बहस को तरजीह देनी चाहिए। The upper house or the elders house has got a greater responsibility to raise standards of debates, values, and also make valuable contribution, because we are called as elders house, house of elders, and we are supposed to be inspiration to the younger generation and also to various legislative bodies across the country. Idi chala avasaram, and it's time
On this occasion, I would like to call upon the members of parliament. Of course, I am now incidentally the chairman of Rajya Sabha, not only as the chairman, as a parliamentarian, as a political activist till the other day, now as a public personality. I am of the opinion that every member, every political party should rethink about the role which they are playing and also reorient their approach towards the legislatures to make them more meaningful, more constructive, rather than becoming obstructive or spreading destructive views. The constructive views are required for the country so that the younger generation also follows us. So there is every need to raise the level of debates. And there is every need to utilize every minute of the time because it costs crores and lakhs of rupees that should be properly utilized. This is relevant for the national level politicians also. That's why I'm of the opinion political parties should evolve a code of conduct, because often when members err, members do something wrong, members' behavior becoming unbecoming of a parliamentarian, and I call them to my chambers and I tell them, sir, we are really sorry, but what can we do, sir? We have all the respect for you, but it is direction from our party. So we are in a party system, in a democracy. We are a parliamentary system, party based on parties. So political parties have a greater responsibilities to see that their members of parliament behave in a more responsible, matured, meaningful, constructive way. That is the need of the hour. This is one tribute we can pay to Sri Shankar Satyanarayana Garu for the level of speeches and debates he has conducted himself. इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।